औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि यूज़ केसेस क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये डिज़ाइन कैसे होते हैं, और इस डायग्राम का बेसिक क्या थीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। या जब आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस डायग्राम की क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली ये डायग्राम दो हिस्सों में है। जो फर्स्ट वन पार्ट है वो डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है, जो सेकंड पार्ट है वो उसके सिनेरियोज के ऊपर है, उसके प्रोसीजर के ऊपर है कि आप उसका क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ यूज केसेस के एक्चुअली यूज केसेस होते क्या हैं। सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर ऑन, excellent software product are the result of a well executed design based on excellent requirements, and high quality requirements result from the effective communication and coordination between the developers and the customer। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होती है ये हमेशा आपकी हाई क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट जो आपने कलेक्ट की होती हैं या एक अच्छी मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली ये काम सिर्फ एक डेवलपर का नहीं है, बल्कि डेवलपर और कस्टमर के आपस में जो कोऑर्डिनेशन और उनकी जो कम्युनिकेशन है ये उसका भी एक रिजल्ट होता है। अगर कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करेगा तो डेवलपर कभी भी उस प्रोडक्ट को एक अच्छी शक्ल में डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। एक अच्छा सॉफ्टवेयर तभी सक्सेसफुल होगा या मार्केट में काबिल इस्तेमाल होगा या लोग उसको तभी पसंद करेंगे जब वो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा या जो उसके यूजर्स हैं जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं जब वो सेटिस्फाइड होंगे। सो एक अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जो डिज़ाइन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट कलेक्शन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट के जो रिजल्ट हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए ताकि वो हर लिहाज से बेस्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करते हों। सो दैट इज गुड कस्टमर डेवलपर रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज अ मस्ट फॉर अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अगर इनके दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती, यानी कि आपके कस्टमर और डेवलपर का जो रिलेशनशिप है अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या इफेक्टिव नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट के रिजल्ट इफेक्टिव नहीं होंगे। कस्टमर और डेवलपर की जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छे रिजल्ट के अंदर इंप्लीमेंट होके आएगी, क्योंकि डेवलपर ने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है लेकिन उसका जो कस्टमर है वो उसकी डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स को फाइनलाइज करता है। विच कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच कंपोनेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का जो डिसीजन है वो कस्टमर ने करना है, बट हाउ टू इंप्लीमेंट इसका जो डिसीजन है वो डेवलपर के हाथों में होता है। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप एंड कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली, सो इट इज एसेंशियल फॉर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टू लर्न अबाउट द बिजनेस दैट इज टू बी ऑटोमेटेड। तो जब तक आप उस बिजनेस के बारे में नहीं जानेंगे तो बिजनेस के बारे में तो कस्टमर जानता है, डेवलपर तो नहीं जानता। डेवलपर तो अपने बिजनेस के बारे में जानता है, अपने काम के बारे में जानता है। सो कस्टमर जो कि अपने बिजनेस के बारे में जानता है, जब तक आप उसके बारे में नहीं सीखेंगे आप उसकी रिक्वायरमेंट को कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे। या जिस बिजनेस को आपने ऑटोमेट करना है अगर आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को या उस बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करेंगे। मैं इसकी मिसाल बड़ी अच्छी देता हूं यहां पे आपको। अगर आपको पंखे के फायदे ही नहीं पता तो कमरे में अगर 50 पंखे भी लगे हों तो डेफिनेटली आपके वो किसी काम के नहीं है। हाँ, अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा तो वो आपके लिए एक भी काफ़ी होगा। सो इसी तरह किसी बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो कभी भी आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर is typically not hired to solve a computer science problem। ये गलत फहमी अपने माइंड से निकाल दें
कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रखा जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफन दैट नॉट, द प्रॉब्लम लाइज इन अ डिफरेंट डोमेन, देन कंप्यूटर साइंस एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट अंडरस्टैंड इट बिफोर इट कैन बी सॉल्व्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानता है तो इट डजंट मीन कि वो डायरेक्ट ही कंप्यूटर पे कोड लिखना शुरू कर देता है, नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट इज एक्चुअली प्रॉब्लम, क्यों इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, इस प्रॉब्लम का सामना आपको क्यों करना पड़ा, कौन कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव थे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सो अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी भी इसलिए हायर नहीं किया जाता कि भाई आप कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, और ना ही ये काम इंजीनियर का होता है। इंजीनियर का काम प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, और ये मैं गुज़िश्ता किसी लेक्चर में आपको पहले भी बता चुका हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अगर सॉफ्टवेयर का वर्ड निकाल दें तो खाली इंजीनियर का जो वर्ड होता है ना, ये वो पर्सन होता है जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। अगर इलेक्ट्रिकल का वर्ड लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब इसके पास वो स्किल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सिविल का वर्ड लगा देंगे तो इसका मतलब इसके पास वो स्किल्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में हेल्पफुल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है या उसकी स्किल्स होती हैं ऑटोमेशन की, सो इसलिए इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। So in order to improve the communication level between the vendor and the client, the software engineer should learn the domain related terminology and use the terminology in documenting and the requirement. अब देखें ना, सिस्टम बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज होती है फी डिपॉजिट। आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो फी डिपॉजिट डजंट मीन कि वो स्टूडेंट डिपॉजिट करवा रहा है, इट्स मीन दैट कि सिस्टम में एंट्री हो रही है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट की साइंस को जानते हैं तो डेबिट और क्रेडिट की जो साइंस है वो हर एक अकाउंट की डिफरेंट है। अब डेबिट और क्रेडिट की जो साइंस है बेसिकली ये अपने अकाउंट की नेचर के मुताबिक शिफ्ट होती है। इसी तरह जब आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करते जा रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर जहां पे इंप्लीमेंट होना है उस सॉफ्टवेयर ने पहले आपको उसके बारे में डिटेल, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में नाउ होनी जरूरी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट होती है रिक्वायरमेंट के अंदर। So document should be structured and written in a way that the customer finds it easy to read and understand, so that there is no ambiguities and the false assumptions. चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जी, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, कंप्यूटर अम्बिगुअस चीजों को कंसीडर नहीं करता, यहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। मिसाल के तौर पर जी, आप एक जुमला बोलते हैं, उर्दू की एक बड़ी मशहूर एक स्टेटमेंट है जो कि आमतौर पर ग्रामर के टीचर समझाते हैं, उठो मत बैठो। अब इस एक जुमले में दो डिफरेंट टास्क हैं, उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। सो यहां पे अम्बिगुइटी है, जू मायनी बातें हैं। कंप्यूटर इन अम्बिगुअस चीजों को कंसीडर नहीं करता, या यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, और जब कंफ्यूज होगा तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। So one tool used to organize and structure the requirement is such a fashion is called the use case modeling. अब इसी तरह के कामों के लिए एक टूल हमारे पास जो इस्तेमाल होता है उसे यूज केस मॉडलिंग कहते हैं। अब यूज केस मॉडलिंग एक टेक्निक का नाम है, एक टूल है जो ये काम करता है कि सिस्टम के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन करता है। So it is modeling technique developed by the Jackson to describe what a new system should do or what an existing system already does. यानी कि that is a comparison between the existing system and the new design system. एक चीज प्रेजेंट होने से पहले आपके सामने आ जाती है ना, तो आपको चीजें क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाती है। इसे साइमुलेशन भी कहते हैं। अब आपके पास एक चीज मॉडल के तौर पे पहले प्रेजेंट हो, मिसाल के तौर पर आपको बड़ी आसान एग्जांपल देता हूं। आपने घर बनाना है और घर का नक्शा डिजाइन कराना है। अब उसके लिए आपको 2-3 पहले आप कुछ घर देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग को देखते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, उनके अंदर हुए हुए काम को देखते हैं, डेकोरेशन को देखते हैं। वहां से आप मॉडलिंग करना आपके लिए आसान हो जाती है। हाँ यार, इस तरह का डिजाइन चाहिए। एक चीज आपके माइंड में क्लियर ही नहीं है, रोबोट है ना, रोबोट यार इंसान की तरह का होगा, तो आप उसके बाजू भी लगा देंगे, टांगे भी लगा देंगे, आंखें भी लगा देंगे, कान भी लगा देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि जनाब एक ऐसी चीज जो आपने जिंदगी में कभी देखी नहीं है
आप उसकी मॉडलिंग करें तो आप कभी भी इसको प्रॉपर मॉडल नहीं कर पाएंगे। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज नाउ part of a standard software modeling language known as a unified modeling language। अब यूज केसेस का जो ताल्लुक है वो UML के साथ है। अब UML मैंने बता दिया, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये एक मॉडलिंग टेक्निक है, एक तरीकाकार है जिसके अंदर डायग्रामेटिकली सिस्टम के पर्सपेक्टिव को, पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन किया जाता है।